हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलिए, आपको याद होगा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लास्ट 1919 तक पढ़ाए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1935 का अधिनियम। ठीक होगी बात? 1935 का अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं हम। इसको हम नाम दे सकते हैं क्या? भारत शासन अधिनियम। ठीक हो गई बात? तो 1935 का अधिनियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उससे पहले आपको दो चार चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कारण रहे जो 1935 का अधिनियम आया। ठीक बात है, तो हम सबसे पहले कारणों पर चर्चा करेंगे। नंबर एक, देखिए, मैं आपको बताऊं, 1919 का जब अधिनियम आया था, जिसका नाम हमने क्या था, नाम था जिसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपने पढ़ा था। जो ये ना 1921 को लागू हुआ था। और बात ये हुई थी कि आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। ठीक बात है, क्या नाम है? साइमन कमीशन। अब ये कमेटी बनी 1927 में। अगर देखें, यहां से देखें तो इसे 10 साल बाद 1931 में बनना चाहिए था। और अगर यहां से भी देखें तब भी इसे कम से कम 10 साल बाद यानी 1929 में बनना चाहिए था। लेकिन इस समय ब्रिटेन में क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं। देखिए, इस समय ना विश्वव्यापी वैश्विक मंदी आई हुई थी। आप जानते हैं विश्वव्यापी मंदी यानी कि वैश्विक मंदी आई हुई थी, जिसे तीसा की मंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसा की मंदी। ठीक बात है। 1920 से 30 के दौरान, ये जो 1930 का दौर है, इसमें जो मंदी आई थी उसे तीसा की मंदी के नाम से जाना जाता है। तो तीसा की मंदी में क्या हुआ था? ब्रिटेन में बड़े स्तर पर उद्योगों में हड़तालें होने लगी थी। तो क्या होने लगी थी? उद्योग में हड़तालें। अब आप कहेंगे उद्योग में हड़तालें होने लगी तो इससे क्या मतलब है? इस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी ना, वो रूढ़िवादी दल की सरकार थी। किसकी सरकार थी? रूढ़िवादी दल की। तो रूढ़िवादी दल की सरकार थी। अब 1929 में चुनाव होने थे ब्रिटेन में। ठीक बात है, आप समझिएगा चीजों को। अब ब्रिटेन में चुनाव होने थे, उद्योगों में हड़ताल हो रही है, तो ऐसे लग रहा था सरकार बदल जाएगी और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी। किसकी सरकार आ जाएगी? लेबर पार्टी की। तो रूढ़िवादी जो दल था वो सोच रहा था कि अगर हमारी सरकार बदल गई तो भारत के भविष्य का फैसला ये करेगी लेबर पार्टी। तो इसलिए रूढ़िवादी दल ने समय से पहले ही एक कमीशन बना दिया, जिसका नाम है साइमन कमीशन। मैंने आपको बता दिया। ठीक होगी बात? तो मैं बात कर रहा हूं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जब हमारे यहाँ पे आया तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, है ना। हम जानते हैं कि इसमें सभी अंग्रेज होंगे, कोई भी भारतीय नहीं होगा। ये सारा का सारा मैं जब इतिहास में आऊंगा, आधुनिक भारत में भी भारतीय नहीं, तो वहां पे सारा बताऊंगा। इस कारण से इसका विरोध शुरू हो जाएगा। ठीक बात है। विरोध होने के बाद भारतीय भी, देखिए, एक एक बात तो ये होगी साइमन कमीशन, खैर विरोध होगा। विरोध होने के बाद साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा 1930 के आसपास ब्रिटेन में। इसकी रिपोर्ट पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। ठीक बात है, क्या होंगे? 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। ये गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। और श्वेत पत्र जारी करने के बाद 1935 का अधिनियम बनेगा। यही श्वेत पत्र 1935 के अधिनियम का आधार बनेगा, है ना, आधार बनेगा। एक बार मैं आपको बताऊं, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत पत्र किस अधिनियम का आधार था, तो 1935 के अधिनियम का आधार था श्वेत पत्र। मैंने एक कारण तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे कार्रवाई हुई। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या हुआ, वो देख लेते हैं। चलिए, देखिए, जब साइमन कमीशन का भारतीय विरोध कर रहे थे, भारतीय क्या कर रहे थे? भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, आप जानते हैं ना। तो जब विरोध कर रहे थे तो भारतीयों ने क्या करा था? भारतीयों ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सर्वदलीय सम्मेलन। मैं दूसरे कारण पे चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। पहला कारण हो गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। ठीक बात है।
मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान का एक मसौदा तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा? संविधान का मसौदा। ये भी कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम का आधार बनेगा। ठीक बात है, अधिनियम का आधार बनेगा। ठीक बात है। देखिए, अब जो ये संविधान का मसौदा था, इसमें मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन खारिज कर दिया जाएगा। ठीक बात है, पृथक निर्वाचन खारिज हो जाएगा। तो जिन्ना नाराज हो जाएंगे और जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत करेंगे। किसके विरोध में? इसके विरोध में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत करेंगे। ये भी 1935 के अधिनियम के लिए एक आधारभूत भूमिका रहेगी। ठीक बात है। तो मैंने आपको 3 कारण बता दिए। ठीक बात है। उसके बाद एक कारण और बता देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। एक होगी लोथियन रिपोर्ट। ठीक बात है। आप कहेंगे लोथियन रिपोर्ट क्या है, जरा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1930 से 1932 तक लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन। कितने? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन। एक बात है, सम्मेलन। अब होगा क्या? इन सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम होगा रैमजे मैकडॉनल्ड। ठीक बात है। इनकी एक घोषणा है जो 16 अगस्त 1932 की घोषणा होती है, जिसे हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचांग। इसमें क्या किया गया था? इसमें हरिजनों को पृथक आरक्षण की बात की गई थी। ठीक बात है, पृथक आरक्षण। रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा में पृथक आरक्षण। ठीक है। तो गांधी जी इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद गांधी जी अंबेडकर जी को मना लेंगे। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता होगा, पूना समझौता वगैरह, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो यहां पर दलितों के लिए पृथक आरक्षण को खारिज कर दिया जाएगा गांधी जी द्वारा। ठीक बात है। गांधी जी कहेंगे आप संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण लीजिए, लेकिन पृथक आरक्षण आपको नहीं। ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तो जब 1935 का अधिनियम आएगा, मैं अगली स्लाइड में चलता हूं, फिर आगे बताता हूं क्यों बताया मैंने ये। देख, जो पहले देखिए 1909 का अधिनियम आया था। इसमें मुस्लिमों को पृथक आरक्षण दिया गया था, अगर आपको याद हो, मुस्लिमों को पृथक आरक्षण। ठीक बात है। जब 1919 का आया, तो यहां पर मुस्लिमों के साथ सिख, ईसाई और यूरोपियंस। ठीक बात है। इन लोगों को भी क्या दिया गया था? पृथक आरक्षण दिया गया। ठीक बात है। गांधी जी उस समय राजनीति में नहीं थे। फिर 1932 की जो घोषणा हो रही है, 16 अगस्त 1932 की, इसमें इन सबको तो दिया ही दिया है, प्लस अब दलितों को पृथक आरक्षण की बात कही गई है। किसको? दलितों को पृथक आरक्षण। तो गांधी जी इसका विरोध करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी विरोध करेंगे। ठीक बात है। और अंबेडकर जी को मना लेंगे। तो अंबेडकर जी भी पृथक आरक्षण को छोड़कर संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक बात है। ये बात हो गई हमारी। ठीक है। तो संयुक्त निर्वाचन में दलितों को आरक्षण कैसे दिया जाए, इसके लिए जो कमेटी बनेगी, उसी की रिपोर्ट है जिसका नाम है लोथियन रिपोर्ट। मैं आशा करता हूं आपको समझ आएगा। और ये रिपोर्ट भी 1935 के अधिनियम का आधार बनेगी। आधार बनेगी। ठीक बात है। मैंने आपको प्रमुख रूप से सारे कारण बता दिए, 4-5 कारण। चलिए, मैं आगे चलता हूं। अब हम चलते हैं कि क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले मैं मोटे मोटे प्रावधान बता देता हूं, फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक होगी बात? चलिए, देखिए, मोटे मोटे प्रावधान की बात करूं तो मैं 1935 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान की अगर जो बात करूं, तो मैं बता देता हूं। देखिए, नंबर 1,
इसमें संघीय व्यवस्था की बात की गई है। आप कहेंगे क्या, मैं आपको सारा समझा दूंगा ये, पहले में संघीय व्यवस्था का प्रावधान। ठीक बात है, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूं मैं। चलिए, एक हो गया। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक बात है, दूसरा प्रावधान। ठीक होगी बात। उसके बाद तीसरा प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता। ठीक बात है, प्रांतों को स्वायत्तता। ठीक बात है। और द्वैध शासन समाप्त। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था ना, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नंबर 4, संघीय न्यायालय बनाया गया था। ठीक बात है, संघीय न्यायालय का, फेडरल न्यायालय बनाया था, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया इसमें। नंबर 4। नंबर 5, संघीय या केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक बात है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मैं आपको प्रमुख प्रावधान बता रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक होगी बात। नंबर 6, अगर जो आप इसमें देख सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। ठीक बात है, समवर्ती सूची का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक होगी बात। आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान जो किया गया वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और प्रावधान बता देता हूं मैं आपको। वर्मा व अदन पर ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त किया गया। ठीक होगी बात, आप ये भी देख सकते हैं। ये प्रमुख प्रावधान है जो किए गए थे इसमें, आप देख सकते हैं। और क्या प्रावधान था वो देख लेते हैं। चलिए, भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई। ये पेपर में आया कुछ, परिषद क्या कर दी गई, परिषद समाप्त कर दी गई। आपको याद है ब्रिटेन में भारत सचिव, जिसे भारत मंत्री भी कहते हैं, उसकी 15 सदस्य परिषद थी, वो समाप्त कर दी गई। हमारे उत्तराखंड पीछे से नहीं आया था कि वो परिषद, देखिए परिषद तो समाप्त हो जाएगी, इसकी सहायता फिर कौन करेगा, ये तो कुछ गैर सरकारी सदस्य अपॉइंट कर दिए जाएंगे जो भारत सचिव की सहायता करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक बात है। इसके अलावा और क्या, देखिए ये लागू हुआ था कब, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। ठीक बात है। चलिए, अब मैं एक एक प्रावधान पे चर्चा करता हूं। केंद्र में द्वैध शासन, संघीय प्रावधान, इन सबको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपका ये पूरा का पूरा अधिनियम पूरा हो जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, आ जाइए आप नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूं, आप आ जाइए कि क्या प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, केंद्र में दोहरा शासन, है ना, यही तो था, केंद्र में द्वैध शासन। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, मेरा लेख थोड़ा साफ नहीं है। ठीक है, अब दोहरा शासन कैसे किया गया वो आप देख लीजिए, मैं पार्टीशन कर देता हूं। देखिए, एक तो हो गए आरक्षित विषय और एक हो गए हस्तांतरित। अब आप यहाँ पे समझिएगा, पहले मैंने आपको कहा गया, अगर आपको याद हो, 3 सूची बनाई गई। एक संघ सूची, अभी हमने पढ़ा ना, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अभी हमने कहा 3 सूची बनाई गई, समवर्ती सूची। इस पर कानून कौन बनाता था, संघ। ये राज्यों को दे दी गई और ये दोनों मिलकर बनाते थे इस पर कानून। ठीक बात है, इसमें दोनों मिलकर बनाते थे। ठीक बात है। अब ये संघ सूची की ही बात हो रही है। संघ सूची के जो विषय हैं उसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
आरक्षित विषयों पे कौन कौन से विषय थे वो देख लेते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजाति मामले। ठीक बात है, जनजाति मामले। ये जो मामले थे इसके ऊपर कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल प्लस उसके 3 पार्षद। पार्षद मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होंगे। ये कहां से आते थे? ये तीनों के तीनों गवर्नर जनरल मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। एंड ये अकाउंटेबल किसके प्रति हैं? ये अकाउंटेबल गवर्नर जनरल के प्रति ही हैं। यानी कि संघीय विधान परिषद के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ये जो विषय हैं रक्षा, विदेश मामले, धार्मिक, जनजाति मामले, गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत 3 पार्षद की सहायता से कानून बनाता था और ये तीनों अकाउंटेबल भी गवर्नर जनरल के प्रति होते थे। अब इधर आ रहा हूं, यहाँ पर हस्तांतरित विषय में गवर्नर जनरल तो है प्लस 10 चुने हुए मंत्री। ठीक बात है, इनकी सलाह पर कानून बनाता था। ये 10 है ना संख्या, ये मैक्सिमम थी 10, इनकी सलाह से कानून बनाता था। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ये केंद्रीय विधान मंडल। आऊंगा अभी। मैंने 1919 का अधिनियम तो बात की थी। 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था। तो ये चुने हुए मंत्री उसी के प्रति उत्तरदायी हैं। गवर्नर जनरल इनकी सलाह से काम करेगा। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं ये चुने हुए हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10 हो सकती है। इन्हें दिए गए हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय कौन से हैं? हस्तांतरित जो आरक्षित में नहीं है, बचे हुए संसूची के विषय, शेष विषय संसूची के क्या होंगे? हस्तांतरित विषय हैं। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि भाई जो विषय इसमें उन्हें छोड़कर बाकी के मामले में गवर्नर जनरल तो जो ये मंत्री कहेंगे हमारे चुने हुए उन्हीं के हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं था, इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई, वो देख लेते हैं। तो अगर आलोचना करने लगेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, कुछ विषय ना ऐसे थे जिन्हें गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व बोला गया। क्या बोला गया? विशेष उत्तरदायित्व बोला गया कुछ विषयों को, जैसे शांति व्यवस्था। अब देखिए आप, मतलब शांति व्यवस्था के नाम पे गवर्नर जनरल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इन मंत्री अगर ये कोई कानून बनाते हैं तो उन्हें क्या कर देगा? पंगु कर देगा गवर्नर जनरल। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी मान लीजिए मंत्री कोई विधेयक पास करके भेजते हैं, मंत्री कोई बिल पास करते हैं जो उन्हीं की सूची का था, उन्हीं के क्षेत्राधिकार में था। तो लेकिन गवर्नर जनरल क्या करेगा? आप सोचेंगे साइन करने के लिए गवर्नर जनरल उसे वीटो कर सकता था। ये गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां दे रखी थी। अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि ये बिल ब्रिटिश सरकार के उसके व्यापार के हित में नहीं है, ब्रिटिश सरकार के हित में नहीं है, तो वो उसे वीटो कर देता था। हित में न हो तो वो क्या करेगा? तो वो वीटो कर देगा। ठीक होगी बात। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैंने केंद्र में द्वैत शासन आपको समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ, आइए मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर जो बात करूं, दूसरा पॉइंट था एक संघीय व्यवस्था। था नहीं था? आपको याद होगा एक बिंदु था संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब संपूर्ण देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र है, केंद्र अलग होता है और ये जो है ये इसकी परिधि है। परिधि में सभी राज्य उसके क्षेत्र में आए, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही संघीय व्यवस्था कहते हैं। संघीय का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संपूर्ण भारत का एक करके एक संघ बनाया जाएगा। यानी भारत को एक इकाई का रूप दिया जा रहा है। कैसा रूप दिया जा रहा है? इकाई का रूप दिया जा रहा है, इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। अब आप कहेंगे ये संघ यानी भारत का एक पूरा समूह बनना था, किस किस के मिलने से? ब्रिटिश प्रांतों के,
ब्रिटिश प्रांत कौन सी हैं जो जिन पे ब्रिटेन का कब्जा है। इसी तरह से बटा हुआ था उस समय भारत ब्रिटिश प्रांतों से। प्लस दूसरा दो थे, वो थे चीफ कमिश्नरी। दूसरे क्या थे, मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर होते थे। जहां पर प्रांतीय परिषद नहीं होती थी चुनी हुई, वहां पे मुख्य आयुक्त के क्षेत्र होते थे। ठीक बात है। और तीसरा देसी रियासत। भारत में अब कुछ बचा ही नहीं था। अगर इन तीनों को मिला करके एक कर देते तो भारत का एकीकरण 1935 में ही कलम से लिखा गया था। लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं। देखिए, इनका शामिल होना मैंडेटरी था, यानी बाध्यकारी था कि भाई आपको संघ में शामिल होना पड़ेगा। ये भी ब्रिटेन के क्षेत्र थे, इनका भी बाध्यकारी था। लेकिन मैंने इस पे स्टार लगाया है, इनका क्या था, इनका स्वैच्छिक। अब जब ये शामिल होंगे तभी क्या बनेगा, तभी संघ बनेगा। इसके लिए शर्त लगाई गई थी कि संघ तब बनेगा कम से कम आधी आबादी वाले देसी रियासतें शामिल हो। ठीक बात है। आधी सीटों के बराबर मान लीजिए देसी रियासतों के लिए 100 प्रतिनिधि आने। ठीक बात है, कहां से मान लीजिए देसी रियासतों के तय हुआ कि 100 प्रतिनिधि आने। ठीक बात है। इसमें से 50 ने साइन करे तब जाके संघ बनेगा। और जिन 50 ने साइन करे हैं उनकी आबादी, मान लो देशी रियासतों की आबादी 1 लाख है, तो इन 50 की आबादी 50,000 होनी चाहिए, तब जाकर के संघ बनेगा। तो देशी रियासतें मानी ही नहीं और ये संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक होगी बात। तो ये संघीय व्यवस्था का जो ढांचा था, ये ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को स्वैच्छिक अधिकार देकर शामिल होना या ना होना, एक तरह से भारत के विभाजन के बीजारोपण यहीं से शुरू हो रहा है। इसे आप बाद में समझेंगे जब मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा। ठीक होगी बात। चलिए, अब तीसरा प्रावधान क्या था वो समझ लेते हैं। तीसरा प्रावधान था संघीय विधानमंडल। ठीक बात है। अब संघीय विधानमंडल में क्या प्रावधान किया गया वो समझ लीजिए। द्विसदनीय। द्विसदनीय तो ये 1919 में भी हो गया था। अब इस द्विसदनीय की स्ट्रक्चर देख लीजिए 1935 में, आपको समझ आएगा। एक तो थी राज्य परिषद। ठीक बात है। और दूसरी का नाम था संघीय सभा। ठीक बात है। इसे हम बोलेंगे जैसे निम्न सभा, जैसे वर्तमान में लोकसभा को बोलते हैं निम्न सभा, ऐसे बोलेंगे। और निम्न सदन, या इसे बोलेंगे उच्च सदन या उच्च सभा। ठीक होगी बात। तो क्या विशेषता थी वो देख लेते हैं। ये एक स्थायी सदन था। स्थायी जैसे आज राज्यसभा होता है। ठीक बात है। कार्यकाल इसके सदस्यों का 3 साल। और इसमें प्रावधान था, हाँ ठीक बात है, इसमें प्रावधान ये किया गया था 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष रिटायर। ठीक बात है, ये प्रावधान किया गया था। चलिए, उसके अलावा मेंबर कितने होने थे, इसमें सदस्य होने थे 260, जिसमें से 156 और 104 में बांटा गया। आप कहेंगे कैसे। 156 तो आने थे प्रांतों के प्रतिनिधि। ठीक बात है, यानी कि राज्यों से आने थे, प्रांतों, ब्रिटिश प्रांत थे ना, वहां से प्रांतों के प्रतिनिधि। ये जनता द्वारा चुने जाने थे। किनके द्वारा, जनता द्वारा चुने जाने। और 104 कहां से आने, 104 आने थे देसी रियासतों के। देसी रियासतों के कौन कैसे आएंगे, राजा मनोनीत करेगा। राजा क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक होगी बात। तो राजा के द्वारा नॉमिनेट है। तो आप देख लीजिए ये उच्च सदन है, और उच्च सदन में चुने हुए कितने, 156 है। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं संघीय सभा में आऊं, इसमें जो थे, इसमें 375 सदस्य तय हुए। ठीक बात है। इसका कार्यकाल 5 साल था। 375 तय हुए और 375 ऐसे बांट रखे थे, 250 और 125। 250 आने थे प्रांतों से
और 125 आने थे देसी रियासतों से। ठीक हो गई बात। देसी रियासतों के यहाँ पे क्या करता था, राजा मनोनीत करता। और दूसरे जो ये 250 आने थे, ये कहां से आने थे, प्रांतीय विधान परिषदों से। अब आप देखिए, विधान परिषदों से आने, प्रांतीय से, ठीक है। लेकिन कैसे आएंगे, ये अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुने, समझे कैसे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को जनता ने चुना, और ठीक है, जनता ने इन्हें चुना, और ये 250 सदस्यों को चुन रहे हैं। ठीक बात है, ये कर रखा था ड्रामा, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान। देखिए यहाँ पर मजाक क्या लग रहा है, ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। निम्न सदन में तो इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है, आप देखिए, ये इसकी एक आलोचना है। और उच्च सदन में ये कैसे आ रहे थे, 156 डायरेक्ट चुनाव, है ना, कर रखा ना मजाक, डायरेक्ट चुनाव, सीधे चुन के आ रहे थे 156, और यहाँ 250 इनडायरेक्ट चुन करके आ रहे थे। ठीक है, ये मजाक कर रखा था इन्होंने, ये प्रावधान आप समझ गए। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट प्रावधान पे चलता हूं, आ जाइए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रांतों में। तीसरा अगर पॉइंट आपको याद हो, एक था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक बात है। आप कहेंगे प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब ये द्वैध शासन समा। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, जो 1919 से था, वो समाप्त हो गया। अब आरक्षित और हस्तांतरित को मिला दिया गया, हस्तांतरित विभाजन समाप्त। पहले क्या था प्रांतों में, अगर आपको याद हो 1919 का अधिनियम, तो आरक्षित पर कानून बनाता था गवर्नर, और हस्तांतरित पे चुने हुए मंत्री। अब ये समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब कर ये दिया गया, गवर्नर सभी विषयों पर चुने मंत्री की सहायता से नीति बनाएगा। ठीक होगी बात, क्या बनाएगा, नीति बनाएगा। ठीक बात है। अब आप देख सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब प्रांतीय स्वायत्तता होगी, प्रांत तो एक तरह से आजाद हो गए और भारत को डोमिनियन स्टेट मिल गया। ठीक बात है। अब मैं इसकी आलोचना कर देता हूं, वो समझ लीजिए आप। चलिए, क्या, अगर आलोचना करूं मैं, नंबर एक बात, कुछ मामलों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व। विशेष उत्तरदायित्व मतलब कैसे, जैसे शांति स्थापना। ठीक बात है, यानी कि उसमें गवर्नर सुनने का नहीं, किसी मंत्री की अपनी मर्जी से करेगा। ठीक होगी बात। दूसरा, आप देख सकते हैं, गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्तियां। ठीक बात है, कौन सी शक्तियां, अपने विवेक के अधीन, विवेकाधीन शक्तियां भी थी। अब विवेकाधीन शक्तियां थी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अपने विवेक से भी वो कानून बना सकता था। तो देखिए, हो गई नहीं हो गई, ये चुने हुए मंत्रियों की क्या हो गई, अवहेलना हो गई। विवेकाधीन के नाम पर गवर्नर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। ठीक बात है। और क्या प्रावधान थे, और मैं बताऊं आपको, 40% बजट गवर्नर के नियंत्रण। आप देखिए, तो जब बजट का 40% गवर्नर के नियंत्रण में है, तो आप कैसे कह रहे हैं गवर्नर जो है एक स्टैंप, रबड़ स्टैंप बन गई है, ऐसा नहीं है। और बताऊं आपको, गवर्नर मंत्रियों को हटा सकता था। लो जी, अब जिन मंत्रियों की हम शक्ति बता रहे हैं उन्हें ही हटा सकता है। तो देखिए, हो गया ना काम। ठीक है। उसके अलावा अगर उसे लगे शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो वो क्या करेगा, तो वह कौन, यानी कि गवर्नर, गवर्नर समस्त शक्ति अपने हाथ में ले लेगा।
ठीक होगी बात। तो देखिए हो गया ना, प्रांतीय स्वायत्तता की एक मजाक बन के रह गई, आपको दिख रहा होगा। ये सारी की सारी आलोचनाएं कर दी मैंने, ठीक बात है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, उसके अलावा और क्या, अब ये प्रांतीय मैं आगे आ जाता हूँ, और क्या चीज है वो देख लेते हैं। चलिए, और प्रमुख प्रावधान जिन पे मुझे चर्चा करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखिए, प्रांतीय विधानमंडल, आप कहेंगे प्रांतीय विधानमंडल तो पढ़ा है नहीं, प्रांतीय विधानमंडल, ठीक, वह केंद्र का तो पढ़ा दिया। देखिए, इनमें अलग अलग प्रांतों में संख्या अलग अलग, कितने सदस्य होंगे, सब में संख्या अलग अलग, तो इसीलिए मैं समझता नहीं आपको अलग अलग कुछ पढ़ाना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, कुछ प्रांतों में द्वि सदन भी है, ठीक बात है, बस इतना समझ लीजिए आप, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पांच नेक्स्ट पॉइंट, मतदाता कैसे बांटे गए। देखिए, मतदाताओं का विभाजन कर दिया गया इसमें 1935 के अध्ययन। देखिए, एक तो कर दिया गया साधारण, यानी साधारण मतदाता तो साधारण जो सदस्य होंगे उनका चुनाव करेंगे। फिर एक हो गए मुस्लिम मतदाता, वोट देने वाले, ये मुस्लिमों का ही चुनाव करेंगे, हो गया पृथक आरक्षण। एक हो गए यूरोपीय मतदाताओं की सूची, ये किसका चुनाव करेंगे, यूरोपीय लोगों का चुनाव करेंगे, ठीक हो गए। एक हो गए एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसका चुनाव करेंगे, एंग्लो इंडियन का चुनाव करेंगे। और एक हो गए भारतीय ईसाई, जिन्हें इन्होंने कन्वर्ट करवा दिया था, ये भारतीय ईसाई का चुनाव करेंगे। और एक हो गए सिख। तो आप देखिए, ये पृथक निर्वाचन है, सबको, सबका पृथक निर्वाचन किया गया। मैंने आपको कहा था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया था, मैंने आपको रिपोर्ट का भी बताया था कि लोथियन रिपोर्ट में गांधी जी के साथ समझौता हुआ था, तो अम्बेडकर जी मान गए थे। तो देखिए, लेकिन ये सारे के सारे पृथक निर्वाचन है, यानी वोटर्स की सूची अलग, मुस्लिमों की वोटर सूची अलग जो मुस्लिमों को चुनेंगे, यूरोपियन की सूची अलग जो यूरोपियन को चुनेंगे, एंग्लो इंडियन की अलग जो एंग्लो इंडियन को चुनेंगे, और सिखों की अलग जो सिखों को चुनेंगे। बाकी कुछ सीटें साधारण मतदाता की साधारण चुनेंगे। अब इसी में से, साधारण में से दलितों पर चुनाव होता था। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको कहा था लोथियन रिपोर्ट, वो मैं आपको समझा चुका हूं, है ना, तो मेरा पूरा हो जाएगा हिसाब। लोथियन रिपोर्ट को आपको समझ लेना चाहिए, लोथियन रिपोर्ट क्या है, ठीक है। देखिए, साधारण में दलितों के लिए कुछ सीट आरक्षित की गई, दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन में स्थान या सीट, कहिए सीट क्या कर दी गई, सीट सुरक्षित कर दी गई, ठीक बात है। चलिए, नंबर एक बात है। अब इसमें क्या होता था, इसमें यह होता था, अनुसूचित जाति के पहले जो मतदाता हैं, मतदाता, ठीक बात है, वो अपने अनुसूचित जाति के लोगों को, चार लोगों को चुनते, चार अनुसूचित जाति के लोगों का चुनते, लोगों को चुनते, ठीक बात है। फिर इन चार में से किसी एक को, किसी एक को सभी चुनते, यानी कि अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के लोग सभी वोट देकर चुनाव करते, समझ गए, ये था लोथियन रिपोर्ट, चुनाव करते, ये थी लोथियन रिपोर्ट, ठीक बात है। अब ये इसी तरह से और क्या प्रावधान थे, इसी तरह से श्रमिकों, भूमिपतियों, वाणिज्य और वह उद्योग के लिए भी सीट आरक्षित की गई, के लिए भी सीट आरक्षित की गई। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रावधान किया गया है, ठीक होगी बात। ये आपके सामने मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। मैंने प्रमुख प्रावधान भी आपको बता दिए, केंद्र में क्या हुआ, प्रांत में क्या हुआ, ठीक बात है। तो ये सारा का सारा प्रावधान मैंने आपको बता दिया, सारे बिंदु मैंने आपको शुरू में ही बता दिए। अब इसके कुछ प्रमुख जानकारी पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य व मूल्यांकन,
ठीक होगी बात। चलिए, अन्य तथ्य व मूल्यांकन। अन्य तथ्य में नंबर 1, नेहरू जी ने क्या मूल्यांकन करा? नेहरू जी ने कहा था 1935 के अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी। ठीक बात है। क्यों आलोचना की उन्होंने, आप देख सकते हैं। संघीय व्यवस्था पर आलोचना की। मीन्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे 1935 का अधिनियम को, ठीक बात है। चलिए, संघीय व्यवस्था किसके ऊपर छोड़ दी थी? देशी रियासतों पर। लोग देशी रियासतों ने ब्रेक लगा दी, ये चलाइए ना। देशी रियासतों ने क्या करा? देशी रियासतों ने ब्रेक लगा दी, ठीक बात है। उसके अलावा देखिए, अब जो ये 1935 का संविधान बना है ना, संविधान, अब इसमें संशोधन कौन करेगा? आपको ये भी पता है, इसमें संशोधन ब्रिटिश संसद, ठीक है बात है, मतलब कि ब्रिटिश संसद करेगी। इसका क्या मतलब है? इसमें भारत की विधान परिषद को, भारत की विधान परिषद को अधिकार नहीं, मतलब हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया, केवल दिखावा किया गया, ठीक बात है। और मताधिकार, मताधिकार संप्रदाय आधारित है ना। आपने देखा कैसे पृथक आरक्षण बांट रखा है, विभिन्न वर्गों में बांट रखा है। उसके अलावा गवर्नर जनरल व गवर्नर को विशेष शक्तियां दे रखी, जो पहले ही ब्रेक लगा देते अगर उन्हें लगता है कि हमारे हित में नहीं है, ठीक बात है। उसके अलावा प्रांतीय स्वायत्ता, कहने को प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, लेकिन वो भी क्या थी? मजाक बना रखा था प्रांतीय स्वायत्ता को। गवर्नर की वीटो की शक्ति थी, विशेष शक्ति थी, वो क्या कर सकता था? किसी विधेयक को रोक सकता था। तो आपको लग रहा होगा वाकई में इसमें कहीं ब्रेक हैं, जिस कारण से नेहरू जी ने इसकी आलोचना की है, ठीक बात है। और तथ्य बता देता हूं मैं दूसरा। जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना की भी सुन लीजिए। जिन्ना ने कहा था मूल रूप में सड़ा हुआ, ठीक बात है, बिल्कुल बुरा सड़ा हुआ कहा था। और कहा था बिल्कुल अस्वीकृत। जिन्ना ने ये कहकर आलोचना की थी, ठीक बात है। इसके अलावा मैंने देखिए अधिनियम का मूल्यांकन भी कर दिया, आपको सारे पॉइंट भी बता दिए। इसके अलावा और क्या इस अधिनियम में क्या हुआ था? इसमें 2 नए प्रांत बनाए गए थे हमारे यहाँ पे, एक सिंध व उड़ीसा। वो 2 नए प्रांत भी इसी के द्वारा बनाए गए थे, तो नए प्रांत बनाए गए, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने सारे बिंदु रख दिए जितनी जरूरत थी पेपर की दृष्टि से, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, मैंने सारे बता दिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट कर दिया कीजिए, तो फिर मैं आगे भी आपके लिए अच्छी चीज लाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।